मतदान हो रहा है, इस मतदान को लेकर, इस 24 के महासंग्राम को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, सह मीडिया प्रभारी भाजपा छत्तीसगढ़। साथ ही केदार सिरोही जी प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश जुड़ चुके हैं, प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता भाजपा मध्य प्रदेश और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहता हूं केदार सिरोही जी, आपका ही 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की और 6 सीटें ऐसी जिसमें कि कई बड़े चेहरे भी दांव पर लगे हुए हैं, चाहे वो गणेश सिंह हो, वीडी शर्मा हो या फिर जनार्दन मिश्र हो। कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को आप? कहां पर कांग्रेस को पाते हैं, कितनी टक्कर दे पा रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस बड़ी अच्छी टक्कर में है। अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा था आपके यहाँ भी और दूसरी जगह भी, मैं भी इलेक्शन कमीशन के उधर, अभी तक हमारे हिसाब से अगर भाजपा का बहुत बड़ा इनका जिस तरीके से जनता के बीच में इन लोगों ने माहौल बनाया था, उस हिसाब से अभी तक 55 से 60% वोटिंग होनी चाहिए थी, पर वोटिंग परसेंटेज औसतन 10-15% बात नीचे गिर रहा है। इसका सीधा मतलब है जो हम पहले कहते आए थे कि जो मोदी जी का जो नाम का है वो एक सिर्फ गुब्बारा फैलाया गया, धरातल पे मोदी जी का कुछ भी नहीं है। आंकड़े इन लोगों ने बड़े बड़े दिए हैं, पर आज की तारीख में बूथ मैनेजमेंट के जब आंकड़े आप देते हो कि हम 370 एक बूथ पे निकाल देंगे, ज्यादा 51% वोटिंग कर देंगे, तो उस बूथ का जो नौजवान है, उस बूथ पे रहने वाला जो आदमी, वो ये देखता है कि भारत में 1 लाख करोड़ का जो मार्केट साइज हो गया क्रेडिट कार्ड का, 1 लाख करोड़ का गोल्ड लोन जो है वो बैंकों में उधार पड़ा है, इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहा हूं। 1 लाख करोड़ का आपका सोना गिरवी रखा है। अब जब आपके इस तरीके का मामला जब बनेगा, एजुकेशन लोन 1 लाख करोड़ करीब का हो चुका है, इसका मतलब यह है कि देश में आज की तारीख में मूलभूत चीजों की व्यवस्था के लिए भी आदमी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक तरफ टीवी पे इश्तेहार आता है, दिखता है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, हमने डंका बजा दिया, हमारे देश में ग्लोबल लीडर हो चुके हैं, पर जब वो बातें जमीन पर आती है, वो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, वो प्रश्न पूछ रहा है सर। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है। जब महिलाओं को गैस की टंकी भराने की बात आती है, बिजली का बिल का बात आता है, दूध का बिल देने का बात आता है, जब वो चक्की पे आटा पिसाने जाती है, तो जब उसको जो महंगाई की मार आती है, शाम को वो सब्जी के ठेले पे जाती है, तो जो लेके आना चाहिए 2 टाइम की सब्जी 1 टाइम की आ रही, ना किसान को पैसा मिल रहा है, ना इधर उपभोक्ता को बचत हो रही। पूरी तरीके से एक निराशा का माहौल है जनता में। उसी का परिणाम है कि जो क्लीन स्वीप की बात करने वाली भाजपा थी, आज आप देख लीजिए सर, मध्य प्रदेश की कमान अमित शाह जी ने ले रखी है, मध्य प्रदेश की कमान नरेंद्र मोदी जी ने ले रखी है। मतलब उनको विश्वास उठ चुका है यहाँ के लोगों, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे से, क्योंकि यहाँ उन लोगों ने टारगेटिव किया था कि यहाँ 29 सीट, पर मुझे ऐसा लग रहा है अब वर्तमान में रमेश शर्मा साहब हमारे यहाँ बड़े मध्य प्रदेश के बड़े जाने माने पत्रकार और बहुत जमीनी अनुभव रखते हैं, अभी हम लोग टक्कर में आ गए, 50-50 के टक्कर में है सर। और आज ये 6 जो सीटें हैं, ये सारी सीटें सर भाजपा की हटको, ये मैं नहीं, मतलब पुराने डेटा के हिसाब से आप बता दीजिए कि कहां ये एक तरफा जा रहे हैं, 2 सीट को छोड़ के, बाकी जगह तो हमारी जीत की विनिंग का बातचीत चल रहा है। हम लोग आ गए हैं, ये खुद कहने लगे, जो 5 लाख और 7 लाख से जीतने की बातें कह रहे थे सर, 50,000 का बात अभी बोल रहे हैं इनके लोग कि कहीं 40,000 का फाइट है, कहीं 50,000 का फाइट। इसका मतलब यह है सर कि कल जब पेटी खुलेगी 4 जून को, हम लोग यहाँ पर जनता की आवाज बन के रिजल्ट के रूप में दिखेंगे। चलिए प्रियंका जी, आपको क्या लगता है, 50-50% का मुकाबला मान रहे हैं सिरोही जी, क्या आप भी ऐसा ही मान रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला आपको लगता है कि मोदी की गारंटी जो है वो काम कर जाएगी और बाकी सारे मुद्दे दरकिनार हो जाएंगे? जिस पार्टी है उनसे हम कार्यकर्ता की उम्मीद करें, यही अतिशयोक्ति हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट तक बूथ विजय अभियान के माध्यम हो या अलग अलग चलाए गए अभियान हो, जिसमें गांव चलो अभियान हो, चाहे लाभार्थी बंधन अभियान हो, या नारी शक्ति चौपाल हो, या युवा चौपाल हो, जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे समय तक जनता के साथ एक संवाद स्थापित किए रहता है, जिसके कारण हमने जो हमारा मैनिफेस्टो भी हमने जो क्रिएट किया, उसको भी जनहितैषी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, जन आकांक्षाओं को ही सोचते हुए, मानते हुए ही उसको भी डिजाइन किया गया है।
तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता ने विश्वास जताया था, इस बार भी वही होगा। तो चिंता उन्हें करनी चाहिए जिसके कार्यकर्ता भी पोलिंग बूथ से इस समय गायब है, एजेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उस चिंता का विषय उस पार्टी के लिए होना चाहिए। हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता इस भरी गर्मी में भी मैदान में उपस्थित है और अपने अपने वोटर्स को ले जाकर के मतदान। प्रियंका जी, आंकड़ा तो बताइए। वो तो कह रहे हैं कि 50% मान के चल रहे हैं कि 50-50% का ये जो टक्कर है ये दिखाई देती है, एक तरीके से आमने सामने की टक्कर वो मानते हैं। आप कैसे देख रही है, एक तरफा मान रही है क्या? देखिए, ये तो मैं केदार भाई साहब के लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो थोड़ा सा आकलन करके बात करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि सिनेरियो अभी 3 महीने का इनके सामने भी है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की भगदड़ मची पड़ी है। तो कार्यकर्ता के मनोबल पर इन सब चीजों क्या प्रभाव पड़ता वो रख रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं अनुराग अग्रवाल जी, सह मीडिया प्रभारी भाजपा छत्तीसगढ़ बने हुए हैं, केदार सिरोही जी प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश, प्रियंका दुबे जी प्रवक्ता भाजपा मध्य प्रदेश और रमेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। बारी बारी से हम सभी से बात कर रहे थे। प्रियंका जी के बाद मैं आना चाह रहा हूं अब अनुराग अग्रवाल जी के पास। अनुराग अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ में भी आज 3 सीटों पर मतदान हो रहा है और जिस तरह के मुद्दे इस दूसरे चरण के लिए सामने आए हैं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप की बात कर लीजिए या फिर नक्सलवाद का खात्मा, जैसे कि अभी हम कांकेर की जो खबर दिखा रहे थे उसमें भी सामने आया कि एक नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर भी मतदान हुआ है। और हाल फिलहाल में प्रचार के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है नक्सलियों को कि 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? किस तरह का आज का ये जो चरण हो रहा है इसको आप देखते हैं? देखिए, कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि देश के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद पे कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कोई कार्य तक नहीं किया। इन्होंने 5 साल पहले जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तब इन्होंने नक्सल नीति बनाने और नक्सल पीड़ित पंचायतों को 1 करोड़ देने की बात की थी, परंतु 5 वर्ष में नक्सलवाद के विरोध में इन्होंने एक भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई तेज करी है। एक तरफ हमने नक्सलियों से सीधे मोर्चा लेने चालू किया, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने नक्सलियों को बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया और तीसरी तरफ माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति देखिए। हम इसी कांकेर में जहां आज मतदान हो रहा है और आपके माननीय संवाददाता महोदय वहां पे, उन क्षेत्र में हमने 29 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आज तक के नक्सलवाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 29 नक्सली और वो भी वर्दीधारी एक साथ मारे गए। उनसे बड़े बड़े हथियार बरामद हुए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस उस चीज को, उस सैनिकों के हिम्मत को सलाम करने के बजाय उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ करार किया। कांग्रेस के तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ है। कुछ दिन बाद जब नक्सलियों ने पत्र जारी करके अपने 29 साथियों के नाम गिनाए, तब भूपेश बघेल कहने लगे कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट बताता है कि नक्सलवाद के खिलाफ इस सरकार की क्या नीति है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय केदार जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, अमित शाह जी को मोर्चा संभालना पड़ा, मोदी जी को मोर्चा संभालना पड़ा। आप छत्तीसगढ़ आइए केदार जी, छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के नेता यही कहते हैं कि मोदी जी को छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालना पड़ा, अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालना पड़ा। यही स्थिति मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सब जगह के लोगों को लगता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका तूफानी प्रवास है, तूफानी दौरा है। ये लगातार पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और लोगों से जाके मिल रहे हैं, इसलिए उनको लगता है, सब जगह लोगों को लगता है यही संभालिए। सच है, पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे खड़ा हुआ है और हमारे पास नेता है, राष्ट्रीय नहीं ग्लोबल नेता है, तो वो क्यों ना आए। आपके पास नेता के नाम पे सिर्फ एक परिवार है। आज भी पूरा का पूरा कांग्रेस एक परिवार के पीछे घूम रहा है। उसकी परिणति देखिए, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग इस आंतरिक राजतंत्र से त्रस्त होकर कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की, आपने कहा 1 लाख करोड़ का ये कर्ज है, वो कर्ज है। अरे आजादी के बाद लंबे समय तक देश पे शासन करने वाले कांग्रेस मूलभूत का अर्थ भी नहीं समझ पाए। इसी छत्तीसगढ़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास भेजा था, लेकिन आपके तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कहते हुए आवास को लौटा देते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है। मतलब उनको शब्द से इतनी चिढ़ कि आम गरीबों के आवास लौटा देते हैं। भले ये कांग्रेस आजादी के बाद सालों साल तक राहुल गांधी परिवार के नाम पे लाखों रोड, लाखों इमारतें बनाता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आते ही हम उन गरीब के 18 लाख आवास दिए, और न केवल हम आवास देते हैं, उस आवास के अंदर उस गरीब के लिए बिजली भी भारतीय जनता पार्टी। अनुराग जी, क्या ये जो आपने जो मुद्दे बताए हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तब्दील हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
ये सिर्फ देखिए, एक सपने बात देख बताइए। रहे हैं, अग्रवाल जी थोड़ी जमीनी हकीकत से अरे दूर है। केदार भाई साहब, चलिए आप बारी बारी से केदार आऊंगा मैं, बोलिएगा। केदार जी आपके पास भी आऊंगा मैं, आपके पास भी आ रहा हूं मैं अनुराग जी, लेकिन बहुत देर से चूंकि रमेश जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा हूं। रमेश शर्मा जी, आज का जो दूसरा चरण है, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज आया और जिस तरह से धुआंधार प्रचार बड़े दिग्गजों का हुआ है, इन तमाम बातों को देखकर, मुद्दों को देखकर, एक तरफ मोदी की गारंटी है, मोदी जी का चेहरा, एक तरफ न्याय योजना की बात होती है, एक तरफ लंबे समय से बीजेपी शासन में बनी हुई है मध्य प्रदेश में भी। ऐसे में इन तमाम बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो किस तरह का ये मुकाबला इस बार का देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार का मुकाबला थोड़ा सा पिछले 2 चुनावों से बहुत अलग है। जैसे अगर हम 2014 के चुनाव में भी देखें तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट मुद्दा था। 2019 के चुनाव में भी बहुत स्पष्ट मुद्दा था कि 170 फीट राम मंदिर था 2014 के उन चुनावों में। तो ये जो दोनों चुनाव निकल गए, इसमें 3-4 मुद्दे बहुत प्रबल थे। राम मंदिर था, 370 था, 3 तलाक था, CAA था, बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन इस बार चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मुद्दा अटैकिंग हो, जो मुद्दा हावी हो सके। ना तो सरकार के पक्ष में ऐसा है और न सरकार के विरोध में भी ऐसा नहीं। तो यही वजह है, अगर आपने देखा होगा मतदाता में चुप्पी इस बार बहुत जबरदस्त है। ऐसी चुप्पी बहुत कम देखने को मिलती है। और फिर मतदान का जो पहला चरण और अभी का जो दिख रहा है, ये चुप्पी के साथ साथ मुझे लग रहा है कुछ हल्का सा कुछ उदासीनता जैसा भी स्थिति है। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया है? क्या है ये जो एकदम उदासीन मतदाता की झलक कर रही है? ये ठीक है कि दूसरे चरण में थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बहुत आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है रमेश जी। मैं दोबारा से आपसे संपर्क साधने के लिए हमारी टीम से कहूंगा। फिलहाल मैं आपसे माफी चाहूंगा इसके लिए कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो उदासीनता है, ये जो चुप्पी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपके पक्ष में काम कर रही है, आपके विरोध में काम कर रही है, या फिर मतदाता जो है वो आगे के लिए अपने मन से एक ऐसी रणनीति बना रहा है जो कि चौंकाने वाली हो सकती है? क्या लग रहा है आपको? जी, हमारे दृष्टि में अगर हम देखा जाए तो हमारे कार्यकर्ता जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं और ग्राउंडेड रहते हैं, जिस तरह से सभी कांटेक्ट में रहते हैं, तो कहीं हमें उदासीनता नहीं नजर आती। समस्या उदासीनता उस पक्ष में हो सकती है जिस पक्ष में भगदड़ मची हो। यहाँ माननीय मोदी जी की गारंटी के ऊपर कार्यकर्ताओं को और जो हमारा, लेकिन प्रियंका जी, ये जो भगदड़ की बात आप कह रही है, इसी से मैं जोड़ता हुआ इसी में एक और सवाल जोड़ देता हूं मैं। क्या ये जो उदासीनता है, जो चुप्पी है, क्या ये उन कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए और उनकी मर्जी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को आप लगातार अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, और शायद अंडर करंट इस बात का है जो विरोध है, क्या वो कार्यकर्ताओं का नहीं हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन और स्वानुशासन से चलने वाली पार्टी है, परंतु जिस तरह से दूसरे पार्टी के लोगों ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने यही अनुशासन और यही लीडरशिप को देख करके प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हमें उनकी ज्वाइनिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी योजनाएं की गई थी सनी सर, वो पूरी पहले से की गई है। आज की गई योजना नहीं है जिससे उससे प्रभावित हो। तो जो हमारा कार्यकर्ता है उसको जो जिम्मेदारियां निभानी है, विगत वो कई वर्षों से निभा भी रहे हैं, और आज भी योजना में उन्हीं को रखा गया है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो जो बूथ स्तर तक कार्यकर्ता काम करता है वो मुस्तैद है और अपने काम को समझता है और आगे बढ़ा भी रहा है। परंतु नदारत तो वो लोग हैं जिनके एजेंट तक पोलिंग बूथ से गायब है। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, आप खुद देख लीजिएगा कि उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई, एजेंट बैठने को तैयार नहीं हो रहे। पैड एम्प्लॉयज तक, ये पैड अगर कार्यकर्ता की बात करें वर्कर्स की, तो वो भी इनको नहीं मिल पा रहे। तो समस्या दूसरे खेमे में है, जहां पर इस समय न नीति है, न नियत है, और नेतृत्व की तो हम बात ही नहीं कर सकते। यहाँ तो पर ईयर के हिसाब से एक पीएम घोषित किया जा रहा है। अभी यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि अगर इनके गठबंधन से चेहरा कौन है, कौन भविष्य का प्रधानमंत्री होगा। तो जब इस प्रकार की अस्थिरता जिस पार्टी में बनी हुई है, जिस गठबंधन में बनी हुई है, समस्या वहाँ है। यहाँ तो स्पष्ट है मोदी जी की गारंटी, यहाँ सारी चीजें बिल्कुल फेयर है। जो किया है, अगर हम अच्छा किया उसको और बेहतर, अगर हम ये बात बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारे सामने चुनौती अच्छे से बेहतर और बेहतर से सर्वोत्तम करने की है, सामने कोई प्रतिद्वंदी अगर हम बात करें तो प्रतिद्वंदी के तौर पर कोई नजर ही नहीं आता है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी नदारद है। और ये मैं नहीं कह
रही हूँ, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मंच पे से कहा था कि अगर आप लोग चुनाव नहीं जीतते तो ढूंढने से कार्यकर्ता भी नजर नहीं आएगा। ये बात हमने स्पष्ट कही। फिर इसके बाद आप खुद देख लीजिए, नकुलनाथ जी के लिए मेहनत करते हुए कमलनाथ जी अकेले नजर आए छिंदवाड़ा के अंदर, कोई उनका नेता मदद करने के लिए नहीं गया। दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को लॉन्च करने में परेशान नजर आ रहे। जीतू पटवारी जी खुद की पार्टी का सीमांकन सही तरीके से करने में इस समय असक्षम रहे। जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, पूरी तरीके से पार्टी में जो भगदड़ मची है ये सर्वविदित है। तो कार्यकर्ता इन सब चीजों को देख करके डिमोरलाइज इस पार्टी का हुआ है, परसेंटेज उनकी पार्टी का गिरा है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आप देखिए वो आके बढ़ चढ़ करके कार्यकर्ता काम भी कर रहा है और अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं केदार जी। अच्छी बात है, कहीं नाम मोदी गारंटी का है, मोदी गारंटी, पर कहीं भी मोदी का एक मुद्दा नहीं बोल पाते हैं। बात क्या कर रहे हैं कि इन्होंने 1 साल के पीएम बनाने की बात कर ली। अरे भाई, आप तो एक तरफ कह रहे हो कि हमारी तो जब संख्या ही नहीं आनी है, दूसरी तरफ आप कहने लगे कि हमारे पीएम की बात होने लग गई है। देखिए, ये मंगल सूत्र पे आ गए, मंगल पे जाके कैसे लोगों को बसाना था, हम वहां अभी आज ये मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं। उस बीच में अग्रवाल जी भी उम्मीद लगा के बैठ गए कि अगली बार इनको विधायकी की टिकट मिल जाएगी, भाजपा का अच्छे से मजबूती से वो पक्ष रख देंगे। पर ये नहीं बता पा रहे हैं कि 15 साल रमन सरकार थी, 15 साल में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। अरे सड़कें नहीं है, अरे आपके यहाँ मंडी के भाव जो है किसानों को अग्रवाल जी मिल नहीं रहे, आपके नौजवान जो है उधर जा रहे हैं। देखो, आप कितने ही पक्ष रख लो, आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। वो हमारे इधर से गए ना, उन्हीं लोगों को देगी, वो नहीं। क्यों? भाजपा को मालूम है कि उनके पास न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है, वो तो उधार लेके चल रही है। उसी के दम पे तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी। भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व होता तो इनके हमारे ऊपर परिवारवाद की बात कर रहे हो आप। ये कौन सा, ये मोदी जी और ये तानाशाह पे बोलिए ना, तानाशाही चल रही है या नहीं चल रही? सिंगल रिमोट से पूरा देश कंट्रोल किया जा रहा है। कहां की बात कर रहे हो? अरे पंचायत तक मोदी से कंट्रोल की जा रही है। जहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात होनी थी, जहां लोगों को पावर बांटने की बात होती थी, वहां तो पूरा पावर एक साथ कर लिया है। चंद घरानों को फायदा दिया जा रहा है। आप बात परिवारवाद की बात करते हो। मध्य प्रदेश में 40 सीट विधानसभा में दी थी तो परिवार के लोगों को। अभी क्या भारतीय जनता पार्टी ने परिवार की सीटें नहीं दी है? क्या बातें करते हो? सिर्फ कांग्रेस को कोसने से आप बच नहीं सकते हो। कांग्रेस को कोसने से केदार सिरोही जी, युवा का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। केदार सिरोही जी, आपकी सारी बातें अगर ठीक भी मान ली जाए, लेकिन आप अपने नेताओं के अंदर अपने संगठन के लिए वो निष्ठा, वो आस्था पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं रुक पा रहे? क्या उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है? और अगर उनको विश्वास नहीं है तो जनता आप पर कैसे विश्वास पैदा करेगी? जनता पर आप कैसे ये आश्वस्त कर पाएंगे जनता को कि हम आपके साथ आगे खड़े रहेंगे, या आप हम पर भरोसा कीजिए ताकि हम आपका भविष्य बेहतर कर सके? पूरे भारत में भाजपा को छोड़ा कि नहीं छोड़ा सिटिंग एमपी ने, मध्य प्रदेश के राज्यसभा के व्यक्ति ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, साउथ में भाजपा को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो विधानसभा में हमारे पास 23,000 भाजपा नेता आए थे। टेंट लगाना पड़ा था, परमानेंट डोम बनाना पड़ा था साहब। रोज सुबह 10 से 11 हमारा ज्वाइनिंग का टाइम था, भीड़ लगती थी ज्वाइनिंग के लिए। तो ये कहना कि हमारे पे विश्वास नहीं, अरे विश्वास है इसीलिए तो आज ये आप और हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जनता का विश्वास है इसीलिए मोदी जी को दिन भर पसीना बहाना पड़ रहा है। अरे वो काजू की रोटी खाने वाले, दिन में 10 कपड़े बदलने वाले दर दर क्यों भाग रहे? इतनी कॉन्फिडेंस है? अरे तो फिर आपको जरूरत ही क्या है, जब तो लोग जाके वोट करके आ रहे हैं, तो कर रहे पूरी बटन दबा के आ रहे हैं। आप तो 80% 90% वोटिंग हो जानी चाहिए थी, 90% लोग आपके पक्ष में आ जाने चाहिए। अरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है सर, फार्मर 750 लोग अधिकार मांगने के लिए शहीद हो गए, माफी मांगते हैं फिर प्रधानमंत्री। बेटियां अधिकार के लिए लड़ती है, माफी मांगते हैं प्रधानमंत्री। अग्निवीरों की बात भी कर लो ना सर। किस तरीके का देश हमने बनाने का ये जुम्मा उठाया मोदी जी ने, ये आज की तारीख में बच्चा जान रहा। अब वो जो यूनिवर्सिटी थी ना, वो भी डिकोड हो गई है। अब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाले जो थे, अब वो डिकोड हो गए, आज वो जोक बन चुके हैं। अब आज आपकी टीवी डिबेट पर नीचे लाइव देखिए सर, फेसबुक पर चल रहा होगा, किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं।
आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा वो सबके सामने आ चुका है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को इंटरनल सर्वे मिल चुका है। इसलिए तो मोदी जी रोने लगे। पहले उधर में गारंटी की बात कर रहे थे, 18 तारीख को नागपुर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को हिंदू मुस्लिम पे आना पड़ा। एक दिन हिंदू मुस्लिम को उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि मैं हज पे ले जा रहा हूँ क्राउन, वहां के प्रिंस से मैंने बात की, तीसरे दिन बोलते हैं कि मैंने छात्रों की छात्रवृत्तियां बढ़ाई है, फिर चौथे दिन बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारी जायदाद छीन के लोगों को देना चाहती है, मुस्लिमों को। कहाँ की बात आ चुकी है? अरे काला धन की बात आप कर रहे थे, हम काला धन की बात करें तो पाप हो रहा। काला धन लाने का वादा तो आपने किया था। काला धन होता क्या है? आज गया कहाँ वो सारी चीज? वो फ्यूज बैंक की बातें। चलिए, कुल मिलाकर जो मुद्दे थे उससे भटकने की राजनीति हो रही है, ये आरोप लगा रहे हैं सिरोही जी। अग्रवाल जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब हम चाहेंगे कि आप दे। साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो 3 सीटें हम उसको भी इसमें जोड़ देते हैं कि जिस तरह की सीटें रही है तीनों पर ही भाजपा का शासन रहा है, भाजपा के सांसद रहे हैं। अब की बार फिर से एक बार महासमुंद में देखेंगे अगर आप, तो रूपकुमारी चौधरी को मौका दिया है। ताम्रध्वज साहू के बीच मुकाबला है। ताम्रध्वज साहू एक दिग्गज नेता है, साहू वोट बैंक यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्ग से वो यहां पर पहुंचे हैं, इसका कितना असर आप मानते हैं? कांकेर में भोजराज नाग को मोहन मंडावी की जगह पर आपने मौका दिया है। पिछली बार मोहन मंडावी जो थे वो विजयी हुए थे, ब्रजेश ठाकुर से महज 7,000 वोटों से जीते थे वो। और राजनांदगांव की सीट पर संतोष पांडे को फिर से मौका दिया है। तो इन तमाम सीटों पर, तीनों सीटों पर किस तरह की परिस्थितियां आप देखते हैं और किस तरह का मुकाबला देखते हैं? देखिए, एक बात आप समझिएगा कि मोदी किस कदर कांग्रेस के मन मस्तिष्क में फैल गया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण केदार जी का बयान है। उनके बयान का पूरा 100% समय सिर्फ मोदी मोदी और मोदी, यही तो हम भी कहते हैं साहब, पूरे देश में मोदी मोदी और मोदी चल रहा है। राहुल का तो वो नाम लेना तक भूल गए। सोनिया गांधी और प्रियंका जी तो बहुत बाद में आएंगी। तो ये बड़ा ये स्थिति ये है। और केदार जी जरा बैठ के मंथन करिएगा कि क्या कहां देश की सबसे पुरानी पार्टी का दम भरने वाली कांग्रेस आज किस हाशिए पे पहुंच गई। ये मंथन का समय साहब। सोचिएगा कि 2 बार आखिर केंद्र ने विपक्ष के लायक तक क्यों नहीं छोड़ा। और भाई साहब, जहां तक महासमुंद सीट की बात है और ताम्रध्वज साहू की बात करें तो पूर्व में प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। उनको जनता ने 3 महीने पहले ही नकारा है और अपने क्षेत्र से वे हार गए हैं और बड़ा वो आज महासमुंद पहुंचे हैं और साहूवाद की बात करते हैं। मैं तो उनसे पूछता हूं, एक नैतिक प्रश्न है, गृह मंत्री होने के नाते, साहू समाज के अध्यक्ष होने के नाते और एक नेता होने के नाते, उनके जिले में ही ईश्वर साहू के बेटे की, भुवनेश्वर साहू की हत्या होती है। 50 से अधिक धर्म विशेष के लोग उसको ले जाकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो न्याय के लिए आपके पास पहुंचता है, आप उसके पक्ष में संवेदना तक जाहिर नहीं करते। आपकी सरकार होते हुए भी आप उसको न्याय तक नहीं देते। और सिर्फ मैं बीरनपुर की बात नहीं करता हूं, पूरे प्रदेश में आजाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, धर्म के नाम पे कर्फ्यू रखता है कवर्धा में 20 दिन तक का। उसका जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप गृह मंत्री थे। कांकेर, इसी सुकमा के एसपी ने पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण बड़े जोरों से हो रहा है, आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर बस्तर का कमिश्नर चुरेंद्र जी तो कहते हैं कि हैं आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्चे बनी है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण आपके शासनकाल में 15 साल में हुआ, ये कांग्रेस का आरोप है। साहब, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत होती है और सबसे बड़ा जज जनता होता है। ऐसी क्या कांग्रेस की सरकार हो गई, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई, 2/3 बहुमत से अधिक चुनी हुई सरकार 5 साल में इतनी अलोकप्रिय होगी कि जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका उनके इन्हीं कृत्यों की वजह से। अगर आप शुतुरमुर्ग के समान सिर रेत में घुसा लेंगे और प्रदेश के अंदर स्थितियां भयावह होते जाएंगी तो आपसे बात पूछे जाएंगे, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी केदार जी कह रहे छत्तीसगढ़ में रोडें नहीं है, यही तो अध्ययन की बहुत बड़ी कमी है। घर के अंदर बैठ गए, स्काइप लगा लिए और कुछ भी बोले। अरे साहब, छत्तीसगढ़ में आके देखिएगा पिछले 15 साल में विकास की क्या गाथाएं लिखी गई थी और 5 साल में 91,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद भी छत्तीसगढ़ को किस गर्त में डुबा दिया। आइए ना, यहां आके देखिए, घर में बैठ के गाल बजाने से कुछ नहीं होता। आप बात कर रहे हैं कांकेर की, भोजराज नाग भाजपा के विधायक रहे हुए, वीरेश ठाकुर जी इससे पहले भी वहां पे पराजित हुए। हमने तेंदुपत्ता की कीमत 5500 तक उस क्षेत्र में पहुंचा दी। वो जब आम आदिवासी भाई, अरे भाई बेचैन बड़े जल्दी हो जाते हो केदार भाई, जैसे ही बोले आप बेचैन होने लगते हो। मैं जब बोल रहा, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब जरा हिम्मत रखें साहब, मैं समझता हूँ आपकी बेचैनी, शायद आप भी एक आध दिन बेचैन होकर भाजपा में आ जाए,
मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये स्थिति आएगी। आपकी बेचैनी अरे बता आपको रही ही मुबारक हो, है। आपकी केदार भाई, आपकी मुझे लग ये रहा अच्छा है, आपकी ये स्थिति बता अच्छा रही हो है। गया आजकल इन दिनों कि आप लगातार उनको अपने यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और वो भी आने के लिए आतुर होते हैं। मुझे लग रहा है ये बड़े आतुर हैं। सिरोही जी फिलहाल आतुर नहीं दिखते हैं। सिरोही जी अब फिलहाल अपनी जगह पर बने हुए भाई हैं। साहब सपने उधर पे रखना। अरे भाई, यहाँ पूरा ठीक है, हम सुन मुद्दे पे लिया आते करो, हैं। सिरोही इस जी, विषय पर हम सुन कभी लिया और करो। बात करेंगे। आप अपनी बात पूरी केवल करें। ये अग्रवाल साहब काकेर की आपको बात यूज सुन करते रहे हैं, हैं, सुन भाजपा लिया के करो प्रवक्ता साहब। ही इस बीच इसलिए हमारे सब- साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ से अमित श्रीवास्तव भी जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे इनकी बात पूरी होने के बाद। आप अपनी बात पूरी करें अग्रवाल जी। देखिए, कांकेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां पे हमने तेंदुपत्ता की कीमत 5500 रुपए प्रति बोरा तक ले गई। जब ये आम आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए भाई जब जाते हैं जंगल में, इसके पैर को कांटे ना गड़े, इसलिए हमने चरण पादुका योजना जो कांग्रेस शासन काल में बंद हो गई थी पुनः प्रारंभ करी। अरे भाई साहब, अब हंस लीजिए, अब यही समय बच गया और कुछ नहीं। जब प्रधानमंत्री आवास 15 साल में आप नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आवास में बाद में गए। पहले इन गरीबों को आवास दिया है। आप ये नहीं समझ सकते साहब, ये जो हंसी है ना, ये आपकी सिरोही जी, खिसियानी सिरोही है। जी, आपसे निवेदन है मेरा। बड़े सिरोही जी, आपके बेचैन पास हैं आप, आऊंगा मैं। सिरोही जी, थोड़ा सा बेचैनी कम करिए। इसी कांकेर क्षेत्र में 29 वर्दीधारी नक्सलियों को जब मारा गया, देश के सबसे बड़े आंतरिक लोकतंत्र में जो खतरा था उसको मारा गया, तो आपके तात्कालिक इसके पहले के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसे फर्जी मुठभेड़ बताने लगे थे। इतना क्या प्यार है नक्सलियों के साथ 5 साल में, इसीलिए शायद नक्सली कहते थे हमारी सरकार है। लगातार 5 साल में चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या इन कांकेर क्षेत्र में चलिए, हुई थी। राजनांदगांव पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत आपने राजनांदगांव स्पष्ट के शब्दों में- विषय को लेकर जी संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास राजनांदगांव की और अगर भी- बात करें तो भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि 3 महीने पहले जीती सीट को भागकर उन्हें वहां पे आना पड़ा। और वहां पे आके उनके मंत्री क्या कहते हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मोदी का सर फोड़ दे, हमें लाठी चलाने वाला चाहिए, देश के संविधान पे कार्य करने वाला, जनता के काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, इनको प्रधानमंत्री मोदी का सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। साहब, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सेवा के लिए चाहती है, आपके लिए सुख के समान नहीं। अभी केदार जी कह रहे थे अगर इतना वोट का भरोसा तो घर में बैठते। आप घर में बैठते हैं साहब, हम तो जनता की सेवा करते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता तक 18 घंटे काम करता है। अमित जी आपके पास आना चाहता हूं मैं। अमित श्रीवास्तव जी, इनके बातों का क्या जवाब देंगे आप? बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सारे विषयों को एक साथ उन्होंने छेड़ा है। कहां पर आप अपने आप को पाते हैं? कांग्रेस कहां खड़ी है? पूछ रहे हैं, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी जी, सुनाई आ रही मेरी आवाज? अमित जी, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं प्रयास करता हूं आपके उत्तर देने का। देखिए, मैं कह दूं, अनुराग जी बहुत सारी बातों को कह रहे थे, लेकिन मेरी आवाज आ रही है सनी जी आपको? आ रही, अपनी बात पूरी करें। सनी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, आप अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। मैं तो 29 नक्सलियों के हत्या के बाद फर्जी मुठभेड़ की बात कर रहा था। मैं तो ताम्रध्वज साहू की कर्मण्यता की बात कर रहा था। सुन लिया है उन्होंने, मैं उनके भूपेश पास चले बघेल जाते के हैं। रणछोड़ की बात कर रहा था। जरा इसका जवाब दे दीजिए। मेरी आवाज निसंदेह आप तक पहुंचेगी, मैं जानता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल आपके जवाब दूंगा। मैं भगने वाला प्रवक्ता नहीं हूं, आपका बचपन का मित्र हूं, आप मुझे भली भांति जानते हैं। मैं आपको बता दूं, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। सनी जी, आप देखिए, इतने देर से लेक्चर दे रहे थे, लेकिन एक बार भी इन्होंने महंगाई पे बात नहीं की, एक बार भी रोजगार पे इन्होंने बात नहीं की। यही इनका दोहरा चरित्र है कि 10 साल से जो ये वादे करके आ रहे थे, 2014 और 19 में जो महंगाई ने डायन लगती थी, आज जिस प्रकार से इन्हें महंगाई क्या लगती है ये तो यही बता पाएंगे। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं सनी जी, कि ये चुनाव बहुत ही निर्णायक मोड़ पे चुनाव है और लगातार देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी समय बचा है, देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और निश्चित तौर पे उन जो भ्रम और भय का जाल जो ये बिछा के रखे उसे तोड़ने का समय है। तो सनी जी, जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि अब देश की जनता ये कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए और इस देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए। और 400 का जो ये नारा ले रहे थे, इन्हें पहले फेज के बाद समझ में आ गया है कि इनकी परिस्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई है। इसीलिए ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में होता है रोटी कपड़ा मकान, और इनकी बातों में क्या होता है सनी जी? इनकी बातों में होता है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान। तो ये तो इनका असली चेहरा है। ये भाग नहीं सकते मुद्दों से। जनता सारे चीजों का माकूल जवाब देगी। चलिए, जनता को जवाब देना है, जनता मतदान भी कर रही है, लेकिन लगातार रमेश जी बने हुए हैं। रमेश जी, क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं
वो कहीं ना कहीं गॉन हो चुके हैं, इस तरफ कोई बात ही नहीं हो पा रही है और अंडर करंट जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर चल रहा है। और जिस चुप्पी की बात आपने पहले सवाल के दौरान कही थी, क्या उसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है और इसका भी एक कुछ गहरा इंपैक्ट पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो मुझे लग रहा है कोई दोबारा से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि प्लीज इस पर थोड़ा फोकस करें, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। दूसरी बार ऐसा हो रहा है, एक बार फिर से शायद नेटवर्क की वजह से दिक्कतें आ रही है, पर हम चाहेंगे कि दोबारा उनको जोड़े ताकि हम उनकी बात फिर से सुन सके। आपसे माफी चाहेंगे रमेश जी, आपकी बात दोबारा से पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन सिरोही जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो मुद्दे हैं जिनको आप बार बार विपक्ष को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जनता के बीच ये मुद्दे आप कहां तक ले जा पाए हैं और क्या वाकई में जनता भी आपके मुद्दों को अपने साथ जोड़ पा रही है, एसोसिएट कर पा रही है, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि इस बार जनता इन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? देखिए, आप और मेरे तक मुद्दे पहुंच गए ना साहब। आप और हमसे आजकल जनता नीचे की तेज हो गई। सबके यहाँ 5G मोबाइल है, सबको मुद्दों के बारे में मालूम है। एक भारत में एक ध्रुव राठी का वीडियो आता है ना, तो अग्रवाल जी जैसे ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि इनको 2-3 एक साथ ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ती है। जैसे ही वो शाम को वीडियो अपलोड करता है, ये 2-2, 3-3 गोली ले रहे हैं। आप देखिए, भारत में ब्लड प्रेशर की गोलियों की बिक्री बढ़ गई और उसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी। अरे आप आदिवासियों की बात करते हो, चरण पादुका की बात करते हो, अरे शर्म करो साहब। आदिवासियों के साथ धोखा पूरेगा नहीं अग्रवाल जी। उन्हीं के बोनस से उन्हीं की चप्पल, उन्हीं के बोनस से उन्हीं को छाता, अरे उन्हीं के बोनस से उन्हीं को पानी की बोतल। क्या पाप कर रहे हो? ये पाप धुलेगा नहीं। अरे अब बात में दम है तो आइए एमएसपी करके दीजिए ना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट की। अचार, गुल्ली, महुआ, तेंदू पत्ता, खेड़ा, बेड़ा, आंवला, कितने तरीके के वहां पर हो रहे हैं। उनको जो फॉरेस्टर हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनकी आय की बात करिए ना। उनके स्कूल में ड्रॉप आउट कितना है? आपके छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं? बोल के देखोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। जिस तरीके के वो चाहे झूठे क्यों ना हो मोदी जी की तरह। अरे आपने लोगों के घरों पर छत थी वो भी गिरवे रख दी है। आज 5 किलो के लिए जनता को राशन की उसमें लाइन लगा दिया है। इलाज की व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था खराब हो चुकी है। आप अपने आप को विश्व गुरु की बात करने वाले हो, मूलभूत चीजों पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? किसानों की एमएसपी पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? युवाओं को रोजगार देने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? महिलाओं को सस्ता गैस की टंकी देने का बात क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ कहां है वो मोदी जी की गारंटी? इतनी देर डिबेट चली है, एक गारंटी नहीं बता पाया क्योंकि इनके पास झूठ की गारंटी है, इनके पास प्रियंका जी गारंटी पर आ गई है बात फिर से एक बार। तो मोदी की गारंटी और बड़े चेहरों की गारंटी, अब तक के मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में, उनका नाम भी फिर से मैं गिना देता हूं। खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्र, दमोह से राहुल लोधी, वीरेंद्र खटीक जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं और एक तरफ जो मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ जो मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जनता किसको चुनेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरों के आसरे ही चुनाव जीता जा सकता है? क्या ये जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई, बेरोजगारी, क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आता है? महंगाई की अगर बात करें तो 2014 से पहले जो 10% महंगाई दर थी, उसके ऊपर भी केदार भाई इसे चिल्ला के बोलते तो अच्छा होता। वैसे इतने चिल्लाए हैं, मेरे हरदा जिले से ही, थोड़ा पानी पीने तो अच्छा है भैया। चलिए, अपने स्वास्थ्य की ध्यान रख रहे हैं आप एक दूसरे का, ये अच्छी बात है। कम से कम इतना अभी नैतिकता एक दूसरे के लिए बची, सम्मान बचा हुआ है। मेरे जिले से ही है ना, तो भैया ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सही बात है, ये भी बात जरूरी है। क्या पता कल आपको जाना पड़ सकता है या उनको आना पड़ सकता है, भविष्य में साथ में काम भी करना पड़ सकता है। इन दिनों यही चल रहा है। 7 तारीख को यही वोट डाल करके आ जाए भारतीय जनता पार्टी के, उसमें कोई भरोसा नहीं है। तो क्योंकि मुंडी डाल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में, कुछ लोगों से सुना था कि कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमने हाथ जोड़ लिए कि रहने दीजिए, सीट भरी हुई है। तो इसलिए ये छोड़िए, बात करते हैं महंगाई की। तो जो 10% ग्रोथ हुआ करती थी 2014 से पहले, आज 6.6% से भी जो कम हो चुकी है, उसके ऊपर भी हमारी जरा पीठ थपथपा दीजिए, जिसमें हमने कोरोना जैसा पैंडेमिक को भी झेला है, जिसमें पूरा वैश्विक समस्या बन गई। उस रिसेशन को भी भारत से झेला और हमारी महंगाई दर 6% से भी कम रखी।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप लोग जो रोजगार की बात करते हैं, 1 लाख नौकरियां तो मध्य प्रदेश में ही माननीय सीएम साहब ने बड़ा सा इवेंट करके दी थी, तो वो भी आप लोगों ने देखा है कि वो 1 लाख नौकरियां पहुंची है। इसके अलावा स्टार्टअप में 108 से ज्यादा लोग यूनिकॉर्न में शामिल हुए और 1 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स में जो करोड़ों रुपए में इनकम टैक्स में पेयर बढ़ गए, 16 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर जो बढ़ चुके हैं। न्यू रजिस्टर्ड की बात कर रही हूँ, थोड़ा उससे भी हमारी पीठ थपथपा लीजिए। और 1 लाख करोड़ जो हमारी लखपति दीदियां बनी हुई है, थोड़ा सा उन पे भी चर्चा कर लीजिए। महिला के आत्मनिर्भर होना, आर्थिक तौर पे मजबूत होना ही, स्वावलंबी होना ही उसके अधिकार के ऊपर बात की जाती है। नारी बंधन अधिनियम के ऊपर आपकी सरकार कभी क्यों नहीं गौर? लेकिन प्रियंका जी, महिलाओं को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रही है आप? प्रियंका जी, बीच में रोक रहा हूं आपको, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मध्य प्रदेश पे जो कर्जा है जरा उसकी भी बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में 385 लाख करोड़ का लगभग कर्जा है, और अगर देश की बात करें तो 256 करोड़ रुपए का, 256 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा है। और प्रति व्यक्ति इनकम की जब हम बात करते हैं, तो हम जब बात करते हैं, बीजेपी जब बात करती है कि 2047 में विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं और हम तीसरी इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं, तब वहां पर बात इस बात पर भी होनी चाहिए कि महंगाई के कंपैरिजन में जो आमदनी है वो कितनी कम है। 2 लाख रुपए लगभग प्रति व्यक्ति आय हो गई है और 145वें नंबर पर हमारा देश आता है पूरे वर्ल्ड वाइड। वही हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप बात करते हैं, जो गैस सिलेंडर के ऊपर ये लोग छाती कूटते हैं, तो जो आप लोगों ने 2014 में जो 1241 रुपए का सिलेंडर बेचा था, उसका क्या कहेंगे आप लोग? इसके अलावा अगर पेट्रोलियम पे ये लोग बार बार नारे लगाते हैं, तो 70 रुपए का तो मनमोहन जी की सरकार में बिक रहा था और आज 100 रुपए या 106 रुपए की करीबन जो कीमत बढ़ी है, तो आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? आप उस पर भी जनता को जवाब दीजिए ना कि आप लोगों ने 35 रुपए से मनमोहन जी की सरकार के सामने सीधे 70 रुपए के ऊपर प्राइस पहुंचाया था। तो अगर हम देखना चाहें तो जिस तरीके से महंगाई की मार और मूलभूत स्ट्रक्चर्स की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम सड़कों के जाल की बात करें, आज मूंग की फसल जो हमारा क्षेत्र, ये हम कहें 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो सिंचित रकबा बढ़ गया, तीसरी फसल जो किसान ले रहा है। और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, दलहन और तिलहन में नंबर 1 पे चल रहा है और गेहूं उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ चुका है। पर कैपिटा इनकम जो व्यक्ति 11,000 2003 में हुआ करती थी, 1,40,000 पहुंच चुकी है। और ये ड्रॉप परसेंटेज की बात कर रहे थे, आज इनके गांव-गांव तक कनेक्टिविटी अगर पहुंच पाई है तो माननीय मोदी जी की कारण पहुंच पाई है। जो सड़क योजना जो अटल जी के समय एक कल्पना की जाती थी, आज वो धरातल पर लागू हो पाई है। गांव-गांव तक जो सड़कें पहुंची हैं, उसके कारण आज बच्चियां अब साथ ही साथ छात्रवृत्ति देख लीजिए, अगर मैं बात करना चाहूँ। और सबसे बड़ी बात, ये लोग आदिवासियों की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर बात करते हैं, तो 6,000 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 3,000 करोड़ का बजट हुआ करता था इन दोनों समुदाय के लिए। आज 36,000 करोड़, 36,000 लाख करोड़ और 27,000 लाख करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति का बजट हो चुका है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये नीति आयोग के आंकड़ों को भी आप मिलाकर के देख लीजिए, लोगों के पास में स्कॉलरशिप कितनी पहुंची है। तो ड्रॉप डाउन परसेंटेज, और इसकी बात और बता दूं मैं, जो गर्भ में बच्चियां मार दी जाती थी, उस समय आप लोग कौन थे? जब महिलाएं प्रसव करते हुए गांव में ही मर जाती थी, उनके ऊपर आप लोगों ने कभी चिंता नहीं करी। परंतु आज अगर हम देखें तो आपके जमाने में सिर्फ 23% महिलाओं के प्रसव संस्थागत होते थे। आज 91% प्रसव जो है वो संस्थागत होते, या तो सामूहिक केंद्र तक महिलाएं पहुंचती। चलिए, तो कुल मिलाकर प्रियंका जी का कहना है कि काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है और इसी विषय पर जनता वोट भी करेगी। लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया मैं रमेश जी से लेना चाह रहा हूं, उनकी बात अब तक पूरी नहीं हो पाई है। रमेश जी से शायद संपर्क टूट चुका है, हम दोबारा से आते हैं वापस से। लेकिन श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए। अमित जी, आपकी बात आप पूरी करिए। जब बात करना चाह रहे थे, बात नहीं हो पाई थी। जिस तरह से प्रियंका जी ने कहा, ये जो तमाम योजनाएं चल रही है धरातल पर, क्या वो वाकई में उतनी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से मतदाता जो है वो उस दिशा में जा रहा है और कहीं ना कहीं मतदाता अपना विकास देख पा रहा है, इसलिए बीजेपी को वोट करेगा? देखिए, कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। काश मेरी बहन ने जो भी कहा, भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता अगर वो होती, वो जो बात उन्होंने कही, अगर वो जनता उससे खुशहाल होती, तो निश्चित तौर पे मानिए हम बड़े दिल से राजनीति करते, हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन आपने ठीक कहा कि आज 2,55,000 कहते हैं ना, 255 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश पे इन्होंने 10 साल पे, जिस प्रकार से पहले 65 साल में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था,
और आज 2,65,265 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज है, और ये इनकी पॉलिसी क्या है सनी जी, आप देखिए 16 लाख करोड़ रुपए ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों का वेव ऑफ कर देते हैं। और इन्होंने 4 स्तंभ बनाए हैं, मैं आपको बता दूं, अभी आपके डिबेट में मैं कह रहा था, एक तो जो भी वादे इन्होंने 2019 में करके आए थे, कहा 56 इंच की छाती। अगर 56 इंच की छाती है अनुराग जी, गौर से सुनिए, अगर 56 इंच की छाती है तो सिलेंडर 400 में क्यों नहीं मिल रहा है? अगर है 56 इंच की छाती तो महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हो? अगर है 56 इंच की छाती तो किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं कर रहे हो? अगर है 56 इंच की छाती, कहाँ है बुलेट ट्रेन? है 56 इंच की छाती तो कहाँ है स्मार्ट सिटी? गंगा सफाई हुई नहीं, कहाँ है लोकपाल? मतलब जितने भी आपने वादे किए थे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नाउ अब उसको जनता कहती है फेक इन इंडिया। और आप लोग, मैंने कहा ना सनी जी, पहले होता था डिवाइड एंड रूल, अब ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल, यही इनका एजेंडा है। और जनता सारी चीजों को समझ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि बहुत देर से ये आरोप लगा रहे थे, तो जिंदगी वक्त के बहकावे में है अनुराग जी, सुन लीजिए, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। सॉरी। लेकिन अमित जी, आप एक और मुझे भी ख्याल आता है कि कश्ती वही डूबी जहां पर, एक जो कहावत है कहते हैं, तो वो उस तरह की स्थिति कांग्रेस के इन दिनों देखते हैं हम। तो कहीं ना कहीं आपका जो मामला है वो भी, वहां पर भी कहीं ना कुछ कमियां दिखाई देती है। लेकिन देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों पर मतदान करती है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें गिनाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। जाहिर तौर पर जनता इन तमाम मुद्दों को बारीकी से देख भी रही है, समझ भी रही है, और जिनके वजह से जीवन में बदलाव आ रहा है, जनता उसके लिए ही वोट करेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग अग्रवाल जी आपका भी, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी, केदार सिरोही जी आपका भी, प्रियंका दुबे जी, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो जनता जनार्दन को यह तय करना है कि आने वाले समय में भविष्य किसके हाथ में देना है, कौन से वो मुद्दे हैं जिनके आश्रय पर चुनाव ये नेता लड़ते आए हैं और जिनकी वजह से उनके जीवन में बदलाव हुआ है, और कौन से ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, जीवन में बदलाव नहीं करते, और ये वादे चुनावी होते हैं, हर बार ये वादे दोहराए जाते हैं, लेकिन जगह पर जाकर जब देखा जाता है, जमीनी स्थिति जब देखी जाती है, वो जस की तस होती है। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों से बदलाव कौन लाने वाला है, कौन वाकई में धरातल पर काम करने वाला है, भविष्य में भारत को अग्रणी बनाने वाला है और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने वाला है, ये आपको तय करना है। आपका हर एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपका वोट आने वाला भविष्य जो है उसको बेहतर करने वाला है, उसको गढ़ने वाला है। इसलिए सोच समझकर मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिर से दोबारा आपसे हम यही अपील करेंगे। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।